नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 4 दिसंबर सन 2025। चतुर्दशी तिथि आज सुबह 8:47 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में शीतलहर और पाला पड़ने की जताई गई संभावना, किसानों के लिए जारी हुई सलाह। उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को मिलेगी 1.5 लाख रुपए तक पुरस्कार राशि। 15 दिसंबर तक करें आवेदन। अब हर साल रिन्यू करवानी होगी फैमिली आईडी, वरना नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। बताएंगे पूरी खबर। प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए CBSE ने जारी की नई गाइडलाइन। हरियाणा सीएम ने जारी की लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त। खाते में आए 2100 रुपए। अब आगे से इस तरह मिलेगी धनराशि। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, शानदार काम करने वाले कर्मचारी होंगे सम्मानित। मिलेगा ये अवार्ड। 13 दिसंबर तक करें अप्लाई। गोहाना अनाज मंडी में बासमती धान के भाव में हुई 400 रुपए प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी। बताएंगे पूरी अपडेट। 359 रन भी नहीं बचा पाया भारत। दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट से हराया। तत्काल विंडो टिकट के लिए अब OTP जरूरी। कुछ दिनों में सिस्टम देश भर में होने जा रहा है लागू। और फोन में पहले से इंस्टॉल नहीं मिलेगा संचार साथी ऐप। सरकार ने फैसला वापस लिया। विपक्ष ने कहा था इससे जासूसी हो सकती है। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम लगातार परिवर्तनशील हो रहा है। इसी बीच ठंड तेजी से बढ़ रही है। हिसार शहर का अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस रहा। नारनौल के बाद प्रदेश में हिसार सबसे ठंडा रहा है। नारनौल का न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिसंबर के पहले पखवाड़े में मौसम शुष्क बना रहेगा और ठंड के तेवर और भी तेज होंगे। कई स्थानों पर शीतलहर, गंभीर शीतलहर और पाला जमने की स्थिति बन सकती है। इस अवधि में रात का तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। राज्य में मौसम आमतौर पर 7 दिसंबर तक परिवर्तनशील रहने की संभावना है। इस दौरान आज यानी 4 दिसंबर से एक पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 7 दिसंबर के दौरान बीच बीच में बादलवाई रहने की भी संभावना है। दिन के तापमान में हल्की गिरावट व रात में हल्की बढ़ोतरी की संभावना है। इस दौरान हवा में बार बार बदलाव होने तथा हवाएं हल्की गति से चलने की संभावना है। किसानों को सलाह दी गई है कि पाला पड़ने से पहले खेतों में हल्की सिंचाई करें ताकि मिट्टी में गर्मी बरकरार रहे। शाम के समय सूखी घास या गोबर से धुआं करके फसलों को ठंड से भी बचाएं। साथ ही नर्सरी और छोटी पौध को चादर या बोरी या फिर पॉलीथीन से ढककर रखें। हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी से जुड़ी नियमों में बदलाव किया है। अब प्रत्येक व्यक्ति को हर साल अपना परिवार पहचान पत्र रिन्यू करवाना होगा। मानव संसाधन एवं सूचना विभाग ने पोर्टल पर फैमिली आईडी रिन्यू करने का ऑप्शन उपलब्ध करवा दिया है। अब आवेदक को हर साल अपनी फैमिली आईडी में दर्ज जानकारी को स्वयं अपडेट करवाना होगा। जानकारी अपडेट न होने पर परिवार पहचान पत्र यानी कि PPP को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। कई मामलों में लड़की की शादी, आय बढ़ने या फिर अन्य योजनाओं का लाभ बंद होने के डर से लोग फैमिली आईडी अपडेट नहीं करवाते थे। ऐसे में व्यक्ति योग्य न होते हुए भी सरकारी योजना को लाभ उठाते थे। इन गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार ने हर साल फैमिली आईडी रिन्यू करने का मुद्दा उठाया है। अब परिवार पहचान पत्र रिन्यू न करने पर फैमिली आईडी बंद होने के साथ ही सरकारी योजनाओं को लाभ भी रुक सकता है। अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए हर साल फैमिली आईडी को रिन्यू करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। गलत आय की वजह से कई परिवारों के BPL कार्ड कट गए थे। अगर फैमिली आईडी में आय गलत है तो उसे ठीक करवाया जा सकता है और सरकारी योजनाओं का उचित लाभ प्राप्त किया जा सकता है। हरियाणा में महिलाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी कर दी है। इस अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत 7,01,965 लाभार्थी बहनों के खाते में यह राशि ट्रांसफर की गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्मदिन के अवसर पर लाडो लक्ष्मी ऐप का शुभारंभ किया गया था। इस ऐप पर 30 नवम्बर तक 9,552 महिलाओं ने आवेदन किया है, जिनमें से 7,01,965 महिलाएं पात्र पाई गई है। सीएम ने बताया कि इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और ऑनलाइन बनाई गई है। आवेदन पूरा होते ही 24 से 48 घंटे में सारी वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। पात्र महिलाओं को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा सूचित कर इसी ऐप पर दोबारा से जाकर लाइव फोटो खींचकर अपलोड करने का निवेदन किया जाता है। आधार डेटाबेस के माध्यम से eKYC होने के बाद सेवा विभाग इस योजना की पेंशन आईडी जारी कर देता है। मुख्यमंत्री ने दूसरी किस्त जारी कर सभी पात्र बहनों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारी सरकार ने जो संकल्प लिए हैं उन्हें तेज गति से पूरा किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने एक बड़ी अपडेट इस बारे में देते हुए कहा कि अब हर 3 महीने में प्रदेश की महिलाओं के खाते में एक साथ किस्त डाली जाएगी ताकि इकट्ठे पैसे को महिलाएं घर के किसी अन्य काम में सदुपयोग कर सकें। यानी कि आगे से लाडो लक्ष्मी योजना के पैसे हर महीने न आकर के हर 3 महीने में डाले जाएंगे।
हरियाणा सरकार की तरफ से 25 दिसंबर को साल 2024 और 2025 में गुड गवर्नेंस से जुड़े शानदार इनोवेट काम करने वाले कर्मचारियों को गुड गवर्नेंस अवार्ड प्रदान किया जाएगा। इसके लिए 13 दिसंबर तक आवेदन भेजे जा सकते हैं। प्रवक्ता की तरफ से बताया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, विभागाध्यक्ष और IAS ऑफिसर को छोड़कर सभी पात्र कर्मचारी रेगुलर या फिर कॉन्ट्रैक्ट वाले अपने अपने ऑफिस हेड या फिर विभागाध्यक्ष या संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर 13 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। स्टेट अवार्ड सभी कर्मचारियों के लिए पोर्टल पर अपलोड करने के लिए खुला है, जो राज्य स्तर पर दिए जाएंगे। हर जिले के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दिए जाएंगे। कोई भी विभाग अपने अपने डिपार्टमेंट में एक से अधिक स्कीम के लिए कर्मचारी का नाम प्रस्तावित कर सकता है। जितने भी आवेदन मिलेंगे उन आवेदनों की स्क्रूटनी और इवेल्युएशन संबंधित एम्पावर्ड कमेटी द्वारा की जाएगी। उसके बाद विजेताओं को फाइनल किया जाएगा। सभी विजेताओं को एक ट्रॉफी, मुख्य सचिव के हस्ताक्षर किया हुआ एक अवार्ड सर्टिफिकेट और कैश प्राइज प्रदान किया जाएगा। गोहाना की नई अनाज मंडी में इन दिनों बासमती धान के भाव में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से बाजार में धान की कीमतें 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ी है। इस बढ़ोतरी ने किसानों के चेहरों पर फिर से रौनक ला दी है। शुरुआती सीजन में किसानों को उम्मीद के अनुरूप दाम न मिलने के कारण निराशा थी, लेकिन वर्तमान में भाव ने उनकी चिंता कम कर दी है। मंडी में बढ़ते हुए भाव के चलते किसानों की आवाजाही में भी इजाफा देखने को मिला है। सुबह से ही किसान अपने ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और वाहनों में भरकर धान लेकर मंडी पहुंच रहे हैं, ताकि बढ़े हुए दामों का लाभ समय रहते उठाया जा सके। किसानों का कहना है कि इस बढ़ोतरी से उन्हें कुछ राहत मिली है, क्योंकि इस सीजन की लागत पहले से ही अधिक थी, चाहे वह खाद हो, डीजल हो या फिर मजदूरी हो। ऐसे में बढ़े हुए रेट उनकी मेहनत की भरपाई करने में मदद करेंगे। वहीं गोहाना अनाज मंडी में आढ़तियों की माने तो पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार धान के भाव में बढ़त देखने को मिल रही है। धान के भाव बढ़ने से किसानों के साथ साथ आढ़तियों को भी फायदा होगा, उनकी आड़त में बढ़ोतरी होगी। हरियाणा में 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को जल्द ही जॉब सिक्योरिटी मिलने वाली है। इसके आवेदन के लिए तैयार पोर्टल का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। संभावना है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी अगले हफ्ते इस पोर्टल को लॉन्च करें। ट्रायल के बाद इसे सभी विभागों, बोर्डों, निगमों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। हरियाणा के मानव संसाधन विभाग ने इसे बनाया है। बता दें कि पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के समय से ही सरकारी विभागों में अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के माध्यम से की जा रही है। पिछले दिनों सरकार ने HKRN के तहत सर्विस के 5 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की बात कही थी। सरकार ने जॉब सिक्योरिटी पोर्टल को शुरू करने के लिए पहले ट्रायल कर रही है। सरकार चाहती है कि इस पोर्टल में जो भी दिक्कत आए उसे पहले ही दूर कर लिया जाए। अब कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी का पोर्टल का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। इस हफ्ते ये पूरा हो जाएगा। संभावना है कि अगले हफ्ते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस पोर्टल की लॉन्चिंग करें। इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में 11 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को राज्यपाल से मिला और जनहित से जुड़े मुद्दे और बारिश से तबाह हुई फसल के मुआवजे सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने राज्यपाल को बताया कि जुलाई से सितंबर तक हुई भारी बारिश से खेतों में जलभराव हुआ, जिससे कि किसानों की लाखों एकड़ में खड़ी फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई, लेकिन सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने खेतों में भरे पानी को जल्द से जल्द निकालने और किसानों को मुआवजा देने की बात रखी। दूसरा, 2 बास्केटबॉल मृतक खिलाड़ियों को शहीद का दर्जा देकर सभी सुविधाएं देने की भी बात की। चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र के समक्ष अपनी बात सही तरीके से नहीं रखी, इसलिए केंद्र सरकार ने अलग विधानसभा बनाने के लिए जमीन देने से इनकार कर दिया है। अभय सिंह चौटाला ने बताया कि उन्होंने धान घोटाले पर भी राज्यपाल से बात की है। बताया कि फर्जी गेट पास के चलते बाहरी राज्यों से धान मंडियों में बिका है, हमारे किसानों को नुकसान पहुंचा है। सरकार ने ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन फीस में भी 10 गुना बढ़ोतरी कर किसानों को बड़ा झटका दिया है। इनेलो के राष्ट्रीय संरक्षक प्रोफेसर संपत सिंह ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि 20 दिसंबर को पूर्व सीएम स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी की बरसी है। इस मौके पर सिरसा स्थित तेजाखेड़ा फार्म पर सर्वधर्म सद्भाव कार्यक्रम रखा गया है। ओम प्रकाश चौटाला देश के महान नेता थे। वे सभी वर्गों को साथ लेकर चलते थे। स्मृति स्थल पर सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं के पास लाखों रुपए की इनामी धनराशि जीतने का सुनहरा अवसर है। इन महिलाओं को हरियाणा राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार के लिए 15 दिसंबर तक अपना आवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना होगा। इन पुरस्कारों का वितरण 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर किया जाएगा। इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार के लिए 1.5 लाख रुपए, कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए, बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। लाइफ टाइम अचीवर्स पुरस्कार राशि 21,000 और 51,000 रुपए भी दी जाएगी।
जाएगी। समाज सेवी पुरस्कार और महिला उद्यमी पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। इस पुरस्कार के लिए किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला अपना आवेदन विभाग के परफॉर्मा के अनुसार जमा करवा सकती है। आवेदन करने वाली महिला का जन्म हरियाणा में होना चाहिए और उसे महिलाओं के हित में कार्य करना अनिवार्य है। आवेदन के नियम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट wcdhry.gov.in पर उपलब्ध हैं। यह पुरस्कार उन महिलाओं को दिए जाते हैं जिन्होंने अपने सामाजिक योगदान से दूसरों के जीवन को प्रभावित किया है या फिर किसी समुदाय, जाति अथवा समाज को लाभ पहुंचाया है। देश भर में होने वाली जनगणना से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में जानकारी देते हुए जनगणना को 2 चरणों में करवाने का निर्णय लिया है। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान होगा, तो वहीं दूसरा चरण फरवरी 2027 में पूरा कर लिया जाएगा। इसमें खास बात यह है कि जनगणना में जातिवार जनगणना भी की जाएगी। 1931 के बाद ये पहली बार होगा कि जब जनगणना के साथ जातिवार जनगणना भी करवाई जा रही है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि जनसंख्या की गिनती फरवरी 2027 में होगी और 1 मार्च 2027 से पहले इसे पूरा कर लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड के बर्फ से ढके इलाकों में जनगणना का काम सितंबर 2026 में कराया जाएगा, जिसे 1 अक्टूबर 2026 से पहले पूरा कर लिया जाएगा। मोबाइल ऐप के जरिए डेटा एकत्रित करने का काम किया जाएगा। इस बार जनगणना में लगभग 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें घर की सुविधाओं, संपत्ति, शिक्षा, रोजगार, वैवाहिक जीवन, आय, धर्म और जाति जैसी जानकारी शामिल होगी। सेंट्रल बोर्ड का स्कूल एजुकेशन यानी सीबीएसई द्वारा कक्षा 10वीं व 12वीं के प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट के लिए नई गाइडलाइन और एसओपी जारी कर दिए गए हैं। बोर्ड के मुताबिक प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट व इंटरनल असेसमेंट के अंक उसी दिन अपलोड करने होंगे जिस दिन एग्जाम होगा। लास्ट डेट के बाद इसमें सुधार नहीं हो सकेगा। गलत अपलोडिंग होने पर बोर्ड की तरफ से करेक्शन की अनुमति नहीं मिलेगी। सीबीएसई ने प्रैक्टिकल आंसर बुक में एक नया कॉलम शामिल है, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर को प्रमाणित करना होगा कि मार्क्स सही अपलोड किए गए हैं। एलओसी में शामिल छात्रों को ही प्रैक्टिकल देने की अनुमति रहेगी। अगर नाम लिस्ट में नहीं है तो तुरंत रीजनल ऑफिस से संपर्क करना होगा। सीबीएसई का कहना है कि प्रैक्टिकल व इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स थ्योरी परीक्षा की तरह सीक्रेट रहेंगे। रेगुलर स्कूल के प्रैक्टिकल 1 जनवरी 2026 से लेकर 14 फरवरी के बीच आयोजित करवाए जाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नगर निगम उपचुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं। यहां 12 वार्डों के एमसीडी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। बीजेपी ने जहां 7 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के हिस्से में 1-1 सीटें आई हैं। पिछले चुनाव परिणाम की बात करें तो पहले बीजेपी के पास 12 में से 9 सीटें थी, लेकिन अब बीजेपी 7 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। इस बार बीजेपी ने एक उस सीट पर जीत दर्ज की है जो पहले नहीं जीती थी। बीजेपी को इन चुनाव में 2 सीटों पर कम जीत का झटका लगा है। चांदनी चौक सीट पर बीजेपी ने 1182 वोट से जीत दर्ज की है। नारायणा वार्ड से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजन अरोड़ा की जीत हुई है। ढिचाऊ कला वार्ड से बीजेपी की रेखा रानी चुनाव जीती है, तो वहीं मुंडका सीट से आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। चांदनी महल से शोएब इकबाल समर्थित प्रत्याशी मोहम्मद इमरान की जीत हुई है। वहीं चांदनी चौक से बीजेपी के सुमन कुमार गुप्ता जीते हैं। अगर आप भी भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। बता दें कि भारतीय सेना में हवलदार व नायब सूबेदार के पदों के लिए अविवाहित पुरुष उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। इस भर्ती के लिए खेल कोटा में आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदक 10वीं पास होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 17.5 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। भारतीय रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि ट्रेन में सफर के दौरान अब आपको यदि नकद धनराशि चाहिए तो इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। रेलवे ने इसके लिए एटीएम ऑन व्हील्स सुविधा की शुरुआत कर दी है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को चलती ट्रेन में नकद धनराशि की सुविधा प्रदान करना और रेलवे की गैर भाड़ा इनकम को बढ़ाना है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस सुविधा की शुरुआत महाराष्ट्र के मनमाड़ CSMT पंचवटी एक्सप्रेस ट्रेन से की गई है। यदि प्रोजेक्ट सफल रहा तो इसी रूट से गुजरने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस, LTT एक्सप्रेस, इंग एक्सप्रेस और अमरनाथ एक्सप्रेस जैसी लंबी दूरी की ट्रेनों में भी इस सुविधा को शुरू कर दिया जाएगा। रेलवे की इस पहल से यात्रियों को सफर के दौरान अचानक नकदी की आवश्यकता पड़ने पर काफी राहत पहुंचेगी। इसके अलावा कभी कभी कोई यात्री बिना टिकट के सफर करते हुए पकड़ा जाता है और उसके पास जुर्माने का भुगतान करने के लिए नकद धनराशि नहीं होती है, तो ऐसे में चलती हुई ट्रेन में ATM की सुविधा से खाते से पैसे निकालकर जुर्माना भरा जा सकता है। इससे रेलवे की गैर भाड़ा इनकम को बढ़ाया जाएगा।
टेक कंपनी वीवो ने भारतीय बाजार में नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज X300 लॉन्च कर दी है। इसमें X300 और X300 प्रो मॉडल पेश किए गए हैं। दोनों मॉडल्स X200 के अपग्रेडेड वर्जन हैं, जिनमें मीडियाटेक या नया डायमेंसिटी 9500 चिपसेट दिया गया है। इसके अलावा दोनों फोन 200 मेगापिक्सल कैमरा, बड़ी बैटरी और नए डिजाइन के साथ पेश किए गए हैं। X300 की कीमत की बात करें तो 75,999 रुपए से शुरू होती है, जबकि X300 प्रो को सिंगल वेरिएंट में 1,09,999 रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया है। सभी डिवाइस की प्री बुकिंग विवो इंडिया ई स्टोर, ई कॉमर्स और ऑफलाइन स्टोर्स पर शुरू कर दी गई है। इनकी सेल 10 दिसंबर से शुरू होगी। इनका मुकाबला ओप्पो फाइंड X9 सीरीज, सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा, Xiaomi 17 प्रो मैक्स और एप्पल आईफोन 17 सीरीज से होने जा रहा है। विवो X सीरीज की सबसे बड़ी खासियत हमेशा से ही कैमरा क्वालिटी रही है। विवो X300 के बैक पैनल पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में 3x ऑप्टिकल जूम मिलता है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट में 50 मेगापिक्सल ऑटो फोकस कैमरा भी दिया गया है। प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए दोनों स्मार्टफोन एडवांस मोड्स को सपोर्ट करते हैं। डॉल्बी विजन के साथ हाई क्वालिटी मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस मिलेगा। पावर बैकअप की बात करें तो इसके लिए X300 में 6040 mAh की बैटरी और 90 वाट फ्लैश चार्ज सपोर्ट दिया गया है, जबकि विवो X300 प्रो में इससे बड़ी यानी 6510 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि 90 वाट वायर्ड चार्जिंग और 40 वाट वायरलेस फ्लैश चार्ज सपोर्ट करती है। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 31 अंक गिरकर 85,107 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 46 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 25,986 के लेवल पर पहुंच गया है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में गिरावट रही। कारोबार में ऑटो, एनर्जी और FMCG के शेयरों में गिरावट रही। IT और बैंकिंग शेयरों में तेजी रही। चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। ये 1,78,684 रुपए पर पहुंच गया था। हालांकि इसके बाद इसके दाम में थोड़ी गिरावट देखने को मिली और ये 3,010 रुपए बढ़कर 1,78,190 रुपए पर बंद हुआ। इससे पहले चांदी की कीमत 1,75,180 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंची थी। वहीं 10 ग्राम सोना 621 रुपए महंगा होकर 1,28,214 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले 10 ग्राम सोना 1,27,593 रुपए पर था। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,17,444 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।